नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट करंट अफेयर, वो 17 नवंबर 2020 का। वीडियो शुरू करने से पहले आपको देते हैं एक रिक्रूटमेंट संबंधी जानकारी। मध्य प्रदेश में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे पद आएंगे, जैसे कि सहायक संपरीक्षक, जैसे कि कनिष्ठ सहायक, जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर। ऐसे बहुत सारे पद यहाँ पर आने वाले हैं ग्रुप 2 के तहत। तो मध्य प्रदेश में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा 25 नवंबर को यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आप सभी तैयार हो जाइए। विशेषतः जो एलडीसी और यूडीसी की तैयारी करते हैं उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। इसकी डिटेल पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी और बहुत सारे नोट्स भी आपको मेरे पेज पर मिल जाएंगे। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने वीडियो की। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच 4 दिनों तक चलने वाले मालाबार नौसैनिक अभ्यास का प्रथम चरण कहां पर प्रारंभ हो रहा है? तो यह चरण प्रारंभ हो रहा है मालाबार, जो हमारी नेवी की एक्सरसाइज है। उससे मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर हम 2 चरणों का आयोजन करेंगे। पहला वाला चरण हम बंगाल की खाड़ी में आयोजित करेंगे और दूसरा वाला चरण हम अरब सागर में यहाँ पर आयोजित करने वाले हैं। पहला वाला जो चरण है वो 3 से लेकर 6 नवंबर तक चलने वाला है और जो दूसरा वाला चरण है वो 17 से लेकर 20 नवंबर तक चलने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर प्रश्न बनना ही चाहिए। देखिए, एक तो जो मालाबार एक्सरसाइज है वो भारत और अमेरिका के नौसेनाओं के बीच में होता था, लेकिन चाइना की तनातनी को देखते हुए, चाइना के एग्रेशन को देखते हुए हम ये 4 जो क्वाड ग्रुप है वो चारों का चारों यहाँ पर शामिल हो रहा है। तो पहले यहाँ पर भारत और अमेरिका ने इनिशिएटिव लिया, बाद में इसमें जापान सम्मिलित हुआ और आप देख सकते हैं बहुत सालों के बाद यहाँ पर अब आपको ऑस्ट्रेलिया की नौसेना भी देखने को मिल रही है। इसीलिए यहाँ से प्रश्न आने की प्रबल संभावना बन जाती है। मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहूंगा, 2007 के बाद यहां पर ऑस्ट्रेलिया शामिल हो रहा है इस मालाबार नौसैनिक अभ्यास में। और जापान कब शामिल हुआ था? 2015 में। तो बहुत महत्वपूर्ण यहां पर प्रश्न हो जाता है मालाबार नौसैनिक अभ्यास। ठीक है भाई, आप देख सकते हैं चारों जो देश हैं उनके जहाज, बहुत बड़ा एक्सरसाइज हो सकता है भाई। 4 जब देश की नौसेनाएं आएंगी साथ में, इसके साथ ही साथ आप चारों देश के मैप भी यहाँ पर देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि हाल ही में नेपाली सेना ने मानद जनरल पद से किसे सम्मानित किया है? तो यहाँ पर भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, इन्हें ही यहाँ पर नेपाली सेना के द्वारा, ये परंपरा चली आ रही है, एक साल हम उन्हें, उनके जनरल को, मतलब नेपाल के जनरल को अपने यहाँ के मानद जनरल की उपाधि देते हैं और नेक्स्ट ईयर में नेपाल की सेना भारतीय जनरल को अपने यहाँ मानद जनरल का पद सौंपती है। तो ये परंपरा चाइना के झुकाव आप देख सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का क्या झुकाव नेपाल में किसकी तरफ है? चाइना की तरफ है। उसके बावजूद ये परंपरा यहाँ पर टूटी नहीं है। पूछा जाता है किसके द्वारा दिया गया? तो नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, इनके द्वारा यह जो मानद जनरल का पद है यह दिया गया है। राष्ट्रपति का जो आधिकारिक निवास है शीतल निवास, यह प्रश्न भी बन चुका है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर सामने रखा है। सबसे पहले किस भारतीय को दिया गया था? तो भारत देश के पहले कमांडर इन चीफ जनरल के.एम. करियप्पा पहले भारतीय सेना के प्रमुख थे, जिन्हें 1950 में सम्मान दिया गया था। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। हाल फिलहाल में यहाँ के जो प्रधानमंत्री हुआ है केपी शर्मा ओली, कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखते हैं। आप देख सकते हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को। साथ में आपको याद होगा, आप मैप भी देख सकते हैं नेपाल का, और मैंने यहाँ पर डिस्प्यूटेड एरिया जो उन्होंने मैप में दर्शा दिया है, चाइना ने अपने मैप में, काला पानी वाला इलाका, इसे भी मैंने यहाँ पर फोकस किया। यहाँ से भी प्रश्न आने की संभावना बनती है। अगला प्रश्न देखिए, आइवरी कोस्ट के पदधारी राष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने हाल ही में 3रा कार्यकाल प्राप्त कर लिया? इट मींस 3री बार वो वहां पर चुनाव जीत गए हैं। तो अल्सेन ओटारा यहाँ पर 3री बार राष्ट्रपति का पद यहाँ पर धारित कर लिए। 94% से भी अधिक इन्होंने मत हासिल किया है, इसीलिए इन्होंने वहां पर इतिहास रच दिया है और इसीलिए प्रश्न आने की संभावना भी बन जाती है। पहली बार 2010 में राष्ट्रपति बने थे। बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं आइवरी कोस्ट की यहाँ पर आप कैपिटल को देख सकते हैं, यमसोक्रो, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। आप देख सकते हैं 3रे कार्यकाल प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति महोदय को। साथ में आप जो अफ्रीका में लोकेशन है आइवरी कोस्ट की जोग्राफिकल, आप उसे भी सामने देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलिए, ONGC विदेश लिमिटेड, जिसे हम OVL के नाम से जानते हैं, इसके नए MD और CEO
कौन बने हैं? तो A.K. गुप्ता यहाँ पर अब कार्यभार संभालने वाले हैं प्रबंध निदेशक और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, किसके? ONGC विदेश लिमिटेड के। हाल फिलहाल में ये कंपनी के निदेशक परिचालन के तौर पर कार्यरत थे। यह भारत देश की अंतरराष्ट्रीय पेट्रोलियम कंपनी है। जी हाँ, भारत देश से कहीं और अगर ड्रिलिंग करनी होती है, पेट्रोल खोदना होता है, तो ONGC की जो विदेशी शाखा है ONGC विदेश लिमिटेड यही प्रमुख तौर पे काम करती है। तो ONGC विदेश लिमिटेड, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और इसका मुख्यालय पड़ता है हमारी राजधानी दिलवालों की दिल्ली में। आप देख सकते हैं नए नए MD और CEO को, साथ में ONGC विदेश लिमिटेड के लोगों को। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। भारत में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई और आने वाले दिनों में महामारी से निपटने के प्रयासों पर किस नाम से एक नई पुस्तक तैयार की गई है? तो टिल वी विन नाम से एक नई पुस्तक लिखी गई है। एम्स के निदेशक मींस डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया और 2 अन्य डॉक्टरों के द्वारा यह जो बुक है टिल वी विन लिखी गई है। इस पुस्तक को प्रमुख सार्वजनिक नीति और स्वास्थ्य प्रणालियों के विशेषज्ञ चंद्रकांत लहरिया और प्रसिद्ध वैक्सीन शोधकर्ता वायरोलॉजिस्ट गगनदीप कांग के द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ पर लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं कोविड-19 की इस महामारी के बीच में एक बहुत अच्छी पुस्तक आती है, तो यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना बनती है। अगला प्रश्न आपको याद होगा, मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि दी बैटल ऑफ ब्लॉगिंग्स नामक एक पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? शशि थरूर ने लिखी थी। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। उनका क्या है भाई, एक पुस्तक की सीरीज चल रही है, उसी का एक यहाँ पर ये अंश है। यह राष्ट्रवाद, देशभक्ति, मानववाद, लोकतंत्र और उनकी उत्पत्ति के विचारों का ऐतिहासिक संदर्भ यहाँ पर प्रदान करता है। द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग्स आपको याद ही होगी शशि थरूर की पुस्तक। इसके अलावा मैंने आपको बताई थी वॉइसेस ऑफ डिसेंट नामक एक पुस्तक हमारी प्रसिद्ध इतिहासकार है रोमिला थापर, इनके द्वारा लिखी गई थी। आप फोटो भी देख सकते हैं इनकी। इसके अलावा आपको याद होगा आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म एंड फिक्शन नामक भी किताब लिखी गई थी अरुंधति रॉय के द्वारा। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा एक अट्रैक्टिव सा लुक दिया गया फ्रंट पेज आज़ादी का, है ना। इसके अलावा आपको याद होगा पोप फ्रांसिस की एक पुस्तक थी लेटेस्ट ड्रीम्स, यहाँ से भी प्रश्न आने की संभावना बनती है। और उपराष्ट्रपति महोदय की एक किताब थी कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, जिसका अनावरण प्रकाश जावड़ेकर ने किया था, यहाँ से भी प्रश्न आने की संभावना बनती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। H.G. सोमेश्वर राव का निधन हो गया है, वे किस लिए प्रसिद्ध थे? तो ये वयोवृद्ध कन्नड़ रंगमंच और फिल्म अभिनेता थे। जी हाँ, कन्नड़ भाषा यहाँ से आपसे पूछी जा सकती है। 60 से भी अधिक फिल्मों में इन्होंने काम किया था। साथ ही साथ आत्मकथा सहित 25 पुस्तकें भी लिखी थी, इसलिए सोमेश्वर राव यहाँ पर प्रमुख हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, फराज खान का निधन हो गया है, वे किस लिए प्रसिद्ध थे? तो फराज खान प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता थे। 1990 और 2000 की दशक में कई लोकप्रिय फिल्मों में इन्होंने अभिनय भी किया था, जिनका आप नाम भी यहाँ पर देख सकते हैं, फोटो से आप इन्हें पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आशीष कक्कड़ का निधन हो गया है, वे किस लिए प्रसिद्ध थे? तो ये भी मशहूर अभिनेता, फिल्म निर्माता और वॉइस ओवर कलाकार थे। गुजराती फिल्मों के बहुत प्रमुख कलाकारों में से एक माने जाते थे। यहाँ पर इनका क्या हो गया है भाई, असमय, मतलब बहुत कम उम्र में 49 ईयर्स की उम्र में ही इनका यहाँ पर निधन हो गया है। आप इनकी भी फोटो सामने देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। भारत में प्रतिवर्ष कैंसर के लक्षणों और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस यानी नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है, भारत से संबंधित बात है। ये हम मनाते हैं 7 नवंबर को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि वैश्विक स्तर पर कैंसर दूसरी ऐसी घातक महामारी है जिसकी वजह से लोग असमय काल कवलित हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी बीमारी की करोड़ों लोगों का एक साल में मरना, यहाँ पर आप क्या है भाई, मर जाते हैं लोग। तो आप देख सकते हैं 2018 में 18 मिलियन मामले विश्व स्तर पर सामने आए थे। और भारत देश में पहली बार हमने कब मनाया? तो 2014 में जब एनडीए की सरकार आई थी, उसी समय पर हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, इनके द्वारा यह मनाया गया था। क्यों मनाया जाता है? जो मैडम क्यूरी हैं, आपको पता है, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था फिजिक्स में 1903 में, उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है, इसलिए हमने 7 नवंबर चुना था। और वर्ल्ड कैंसर डे हम कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वर्ल्ड कैंसर डे हम मनाते हैं 4 फरवरी को और नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाते हैं हम 7 नवंबर को। आप इसका पोस्टर भी सामने देख सकते हैं, 7 नवंबर 2020। अगला प्रश्न देखिए, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट यानी युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 नवंबर को मनाया जाता है। हम हर साल मनाते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, युद्ध के दौरान बहुत सारी विभिन्न परिस्थितियां बनती हैं और जो सेना जीतती जाती है, किसी दूसरे का इलाका कैप्चर करती जाती है, तो वो वहां पर क्या करती जाती है, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय करती जाती है। जैसे कि तालाब में जहर डाल दिया जाता है,
मिट्टी खराब कर दी जाती है, मिट्टी में भी रासायनिक पदार्थ डाल दिए जाते हैं ताकि कोई वहाँ पर खेती ना कर सके, पानी कोई ना पी सके, जानवर भी पानी पी लेंगे तो मर जाएंगे, आम इंसान पानी पिएगा तो मर जाएगा, युद्धबंदी होगा तो वो भी मर जाएगा। कुल मिला के पर्यावरण जबरदस्ती में शोषण का शिकार होता है, इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है 6 नवंबर। आप देख सकते हैं काराबाख वाले रीजन में भी लाखों लोग मर चुके हैं अजरबैजान और उसके पड़ोसी मित्र के साथ कन्फ्लिक्ट की स्थिति में, है ना, इसलिए जरूरी हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे यानी विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन सुनामी के खतरों से संबंधित मुद्दों के बारे में दुनिया को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। तो 5 नवंबर आप देख सकते हैं इसका भी लोगो। आपको याद होगा 1 नवंबर को हमने बनाया था मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। हृदय प्रदेश भारत देश का क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा कौन सा भाई राज्य। इसके अलावा 31 तारीख को हमने मनाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस, और 31 तारीख को ही हमने मनाया था वर्ल्ड सिटीज डे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।